देखिएगा इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के पद की बात करेंगे, यानी कि जो टर्म्स होते हैं, जो भी टर्म्स होते हैं गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर में, उनको सीखेंगे। बिना इसके आप गोलीय दर्पण नहीं पढ़ सकते हैं। अगर स्फेरिकल मिरर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इन टर्म्स को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ये बेसिक चीज़ आप मिस कर जाते हो तो आप स्फेरिकल मिरर कभी भी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। ध्यान रखो कि जो गोलीय दर्पण है वो दो तरह का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ये दो तरह के दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। अगर इनको पहचानना आपको नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियो जरूर आप देखिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इन दर्पणों को पहचान पाएंगे। तो गोलीय दर्पण के पद यानी कि जितने भी टर्म्स की बात करेंगे हम पूरे सभी गोलीय दर्पण यानी कि अवतल और उत्तल दोनों के लिए करेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो होता है उसको ध्रुव कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको पोल कहा जाता है। पी से दिखाते हैं। देखो जो भी दर्पण होता है ना, जो भी गोलीय दर्पण होता है, इस दर्पण का बिल्कुल मिड पॉइंट ढूंढ लेना, बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा, ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा है यही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं और किससे दिखाते हैं, पी से। ऐसे अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो यहां से यहां तक जो हमारा दर्पण है पॉलिश किया हुआ है, इसका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ढूंढ लेना, यही क्या कहलाएगा, ये दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। इंग्लिश में पोल, और दिखाएंगे किससे, पी से। दूसरा टर्म जो आता है वो है वक्रता केंद्र का। वक्रता केंद्र, देखो वक्रता केंद्र एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है कि वक्रता केंद्र क्या होता है आखिर, गोलीय दर्पण का। तो वक्र का जो केंद्र है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखो एक बात तो आपको पता ही है कि कोई भी दर्पण एक किसी न किसी वृत्त का गोले का भाग होता है। उसको काट करके, जैसे यहां से अगर इसको कटिंग कर लें और ये हिस्सा बाहर निकाल लें तो हमारा दर्पण बन गया। तो किसी न किसी गोले को ही काट के बनाया गया होता है जो उस गोले का केंद्र होता है, जो उस गोले का केंद्र होता है। इसी को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जो कि सी से शुरुआत होता है, तो इसलिए इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सी से, वक्रता केंद्र। आई थिंक आपको क्लियर होगा। इस वाले गोलीय दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में ये जिस गोले का भाग है इसका जहां कहीं पे भी केंद्र होगा यही इसका सी, यानी कि यही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अब जो तीसरा टर्म है वो है वक्रता त्रिज्या। तीसरा टर्म आपको जानना है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है भाई। वक्रता त्रिज्या किसी भी दर्पण का, तो जो जिस वक्र से वो बनाया गया है, जिस गोले से काट करके, जिस गोले को काट करके उसको बनाया गया है, उसकी जो त्रिज्या है वही, उस वक्र की जो त्रिज्या है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ये जो गोला आप देख रहे हो इसके केंद्र से और परिधि पे आप कहीं भी मिला दो तो जो त्रिज्या मिलेगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन अगर हम दर्पण की बात करें तो सबसे बेस्ट है कि सी से पी को, अगर ये जो लाइन जो जिससे मिलाई हमने, सी से पी जिस लाइन से हमने मिलाई है, ये जो त्रिज्या है यही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन से मिला दो। एक्चुअली यहां भी मिला सकते हो, यहां भी मिला सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि पोल से सी को मिलाओ। जो वक्र की त्रिज्या भी है वही दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अवतल की बात हो गई। उत्तल दर्पण में देखोगे तो यहाँ पे पोल था और इसको सी से अगर मिला दिया जाए तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन है एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद वक्रता त्रिज्या के बाद जो चौथा टर्म आपको जानना है वो है मुख्य अक्ष। वो आपको क्या जानना है, मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ये जो पोल है, पोल से सी को मिला रहे हो ना, पोल से सी को जो वक्रता त्रिज्या है इसको एक लंबी लाइन से मिला दो। जैसे ये एक लंबी लाइन मैंने खींची है, इसी लंबी लाइन को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को आगे करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, पोल से सी को मिला दिया, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन इसी लाइन को अगर मैंने लंबा कर दिया, बढ़ा दिया, तो यही लाइन क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो मोटा मोटा यहाँ पर चार चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पोल क्या होता है, दर्पण का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा,
केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र। जिस गोले का हिस्सा होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जो वक्र की त्रिज्या है वही दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? अगर वक्रता त्रिज्या को या फिर पोल से सी को मिलाने वाली लाइन को अगर लंबी कर दें तो वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाता है। अवतल दर्पण के लिए सेम उत्तल में भी बीच वाला हिस्सा पोल, जिस गोले से बनाया गया होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र, पोल से सी को मिला दिया तो वक्रता त्रिज्या, और अगर उसी पी से सी वाली लाइन को आगे तक हमने लंबा कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। चिंता मत करिएगा, आपको नोट्स भी मिलेगा, प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा, लेकिन जस्ट पहले आप इन टर्म्स को अच्छे से समझिए। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। ये इंग्लिश में, हिंदी में, सब में इसको फोकस ही कहा जाता है। एफ से शुरू हो रहा है, कैपिटल एफ से दिखाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना कि गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है। गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है? फोकस के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाया हुआ है और यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बनाया हुआ है, क्योंकि सभी गोलीय दर्पणों के लिए हम फोकस जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है। तो एक बार यहाँ पे जरा रिवाइज करना। ये अवतल दर्पण है, सबको समझ में आता है। ये यहाँ पे जो बिल्कुल बीचों बीच में ये क्या है? P है, और यहाँ कहीं पे क्या होगा? C होगा। ये पूरी दूरी अगर हम नाप लेते तो वो R होता। ऐसे ही उत्तल में ये क्या है? ये P है, और ये कर्व इधर है तो यहाँ कहीं बीच में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। और अगर P से C को नाप ले तो R वक्रता त्रिज्या, और ये जो लंबी लंबी लाइनें P से C तक खींची है मैंने, चाहे उत्तल में चाहे अवतल में, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फोकस की। देखो, फोकस के लिए होता ये है, ध्यान से समझना। फोकस के लिए कैसे निकालते हैं हम फोकस? कैसे पता चलेगा कि हमें फोकस क्या है? देखो, एक्चुअली देखा ये गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है, देखना, मुख्य अक्ष से बिल्कुल समांतर, वो दर्पण से परावर्तित होती है, और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को कुछ इस तरह से क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है। परावर्तन हो गया इसका, ठीक है। ये यहाँ से प्रकाश की किरण आई है, यहाँ पे टकराई है, और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को काट के आगे की तरफ ये निकल गई है। ऐसे ही एक दूसरी अगर प्रकाश की किरण ले लें, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इधर कहीं दूर कोई वस्तु होगी और वहां से ढेर सारी प्रकाश की किरणें आ रही होंगी जो कि मुख्य अक्ष से समांतर हैं। तो हो ये रहा है कि इसका भी परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात ये इस तरह से, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये होकर के निकल जाएगी, यहाँ से इस तरह से निकल जाएगी। ऐसे ही अगर नीचे वाले हिस्से में भी देखें, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई, परावर्तन हुआ, और परावर्तन के पश्चात वो इधर से कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। और अगर एक और प्रकाश की किरण को ले लें मुख्य अक्ष के समांतर, वो इस तरह से कुछ आई, और परावर्तन के पश्चात वो यहाँ से क्या होगी? निकल जाएगी। यहाँ से इस तरह से परावर्तन के पश्चात वो निकल जाएगी। अब हम नोट क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये जो मुख्य अक्ष है इसके एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आती हैं, बिल्कुल एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं। जिस बिंदु पर ये सभी मिल रही हैं, इसी बिंदु को, इस पर्टिकुलर बिंदु को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है फोकस। इसी को दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस। ये तो बात हो गई अवतल दर्पण की। लेकिन अगर उत्तल दर्पण में बात करें तो जो प्रकाश की किरणें हैं उनका जो रास्ता है वो थोड़ा अलग होता है। जरा ध्यान से देखना, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये इसका परावर्तन होगा, और परावर्तित होकर वह इस बार इस तरह से कुछ मान लो निकल गई, परावर्तन के पश्चात इस तरह से निकल गई। एक और मुख्य अक्ष के समांतर कोई एक और मान लो प्रकाश की किरण आई, इस पे पड़ी, और पड़ने के बाद कुछ इस तरह से मान लो वो परावर्तित होकर के इस तरह से निकल गई। ऐसे ही मुख्य अक्ष के नीचे से भी जो समांतर किरणें आएंगी, दर्पण से परावर्तन होगा, और कुछ इस प्रकार से वो परावर्तित होकर के निकल जाएंगी। एक और मान लो मैं ले लेता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर ये भी किरण आई, और ये भी परावर्तित होकर के कुछ इस प्रकार से वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब तुम देख रहे हो, इधर देखना, इन किरणों को देखना, इन किरणों को, ये दूर जा रही हैं, इन्हें अगर आगे ले जाएं तो ये कहीं मिलती नजर नहीं आ रही, ये तो बल्कि दूर जा रही हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनको पीछे की तरफ ले जा करके देखेंगे कि क्या ये मुख्य अक्ष पर कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं क्या। तो इसको मैंने पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाया, मान लो ये इस तरह से,
इसको भी मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो वो इस तरह से निकल जाएगी, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया तो कुछ इस तरह से निकल जाएगी, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया तो कुछ इस तरह से निकल जाएगी। इनको भी देखेंगे स्केल से बनाना। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा सा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। स्केल रख के बनाओगे आप, पीछे की तरफ ले जाना, तो वो जो फोकस है, फोकस के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। मिल तो नहीं रही है, डॉट डैश 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 लाइन से इसीलिए दिखाया है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसी को हम लोग दर्पण का फोकस F कहते हैं, दर्पण का फोकस F कहा जाता है। यानी कि दो चीजें आपको समझ में आती होंगी कि यहाँ पर जो अवतल दर्पण है, जो आपका अवतल दर्पण है, इसमें जो फोकस है, ये जो फोकस है ये परावर्तक तल के सामने है, लेकिन वहीं उत्तल दर्पण में अगर हम फोकस देखें तो यह जो परावर्तक तल वो तो इस दिशा में है, बल्कि परावर्तक तल के पीछे की तरफ फोकस बनता हुआ दिखाई देगा। अवतल दर्पण में तुम ये भी देख रहे होगे कि किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वह एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जा रही हैं, सिकुड़ जा रही हैं। ये किरणों को क्या कर रहा है, जो कि इस तरह से आ रही थी इनको सिकोड़ रहा है। इसीलिए इस वाले को अभिसारी प्रकृति का दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी मतलब होता है जो किरणों को सिकोड़ दे। और इस दर्पण में देख रहे होगे तो किरणों को दूर दूर क्या कर रहा है, दूर दूर फैला दे रहा है। इसीलिए इसको अपसारी प्रकृति बोलते हैं। अपसारी मतलब होता है किरणों को फैला देना, अपसारी प्रकृति का ये दर्पण होता है। तो फोकस की अगर आपको डिफिनीशन देनी हो तो आप क्या कहोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं, या किसी बिंदु से, देखो जैसे लग रहा है कि ये किरण इसी बिंदु से निकल करके यहाँ जा रही है, इसी से निकल के ये चली गई, इसी से निकल के ये चली गई, इसी से निकल के ये चली गई, तो कहोगे कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। आई रिपीट अगेन कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। अब देखिए यहां पर ये तो हो गया कॉमन, क्लास 10th के लेवल पे कॉमन एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है, कोई बच्चा ये सोच सकता है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे आई है तो इधर क्यों नहीं चली गई, वो इधर ही क्यों आ रही है। देखो प्रैक्टिकली तो ये पाया गया है, लेकिन इसके पीछे का साइंस जो रीजन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। थ्योरेटिकल यहाँ पे देखना ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि देखो एक तो इसकी बनावट ऐसी है, शेप ऐसा है कि ये किरण गिरी और यहाँ से स्लिप होगी, परावर्तित होगी ना, तो इधर इसको देख रहे हो इधर से कवर होते चला जा रहा है। तो एक तो बनावट ऐसी है कि इधर जाने का चांस कम है, वो इस साइड में आई है, और इसमें देखोगे इधर की तरफ जगह बढ़ती चली जा रही है क्योंकि कर्व ऐसा है, तो किरणें गिर के स्लिप होके इधर ना आके परावर्तित मतलब परावर्तन के पश्चात वो इधर ही निकल रही हैं। एक तो शेप इसका रीजन हो गया, और दूसरा रीजन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साइंस के कॉन्सेप्ट की मदद से। थोड़ा धैर्य रखना, इसको एक बार मुझे इरेज कर लेने दो, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार इरेज कर लेने दो, फिर मैं आपको एक प्रॉपर रीजन देता हूं कि आखिर ये किरणें अंदर की तरफ ही क्यों आई थी, ठीक है, और जो ये उत्तल है इसमें बाहर की तरफ ही क्यों भाग रही हैं। एक बार बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा ये जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये थोड़ा सा टफ है, और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये किसी भी वीडियो में किसी भी टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया है जो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो ये जो किरणें यहाँ से सीधे आई हैं ये कन्वर्ज ही क्यों हुई हैं। माना कि प्रैक्टिकली देखा गया है, इसकी आदत है, कह सकते हो कि अवतल दर्पण में कन्वर्ज हो जाती हैं, लेकिन क्यों होती हैं उसका जवाब मैं देने जा रहा हूं। और उत्तल में वो किरणें फैल जाती हैं, आखिर क्यों फैल जाती हैं। एक तो मैंने रीजन दिया कि शेप की वजह से, और अब एक रीजन देने जा रहा हूं बिल्कुल साइंस की मदद से, तुम्हारे कक्षा 10वीं के कॉन्सेप्ट की मदद से कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, ये इतना इजी नहीं होगा। देखो इसके लिए मैं तुम्हें ले चलूंगा पहले परावर्तन के नियम पर। परावर्तन का नियम ये कह रहा था कि अगर कोई एक यहाँ पर परावर्तक तल है, देखो सारा फिगर मैं यहाँ पे बना के नहीं रखता हूँ क्योंकि तुम्हें बिल्कुल बना के दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये परावर्तक तल है, इस पर कोई एक किरण आके गिरी, आपको पता है आपतित किरण है, और यहाँ से टकराने के पश्चात इस तरह से ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित किरण है। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और इस पर इस परावर्तक तल के लंबवत अगर एक अभिलंब खींच दिया, एक लंब खींच दिया तो उसको अभिलंब कहते हैं। अब तुम्हें ये भी पता है कि ये जो कोण बना है इसको कोण आई कहा जाता है, और इधर जो कोण बना है इसको कोण आर कहा जाता है। और परावर्तन का नियम कहता है कि कोण आई हमेशा
कोण आर के बराबर होता है। परावर्तन का ये नियम है, परावर्तन का नियम है कि कोण आई हमेशा क्या होगा, कोण आर के बराबर होगा। और कोण आई क्या है, इसी अभिलंब से बनाया गया कोण है। पॉइंट शुड बी नोटेड, बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। इसी अभिलंब से बनाया गया कोण ये आर है। अभिलंब से आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आई है और अभिलंब से परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आर है। एकदम से दिमाग में सेट हो गया, समझ गए। अभिलंब से ही सब कुछ देखना है हमें। और नियम क्या कहता है कि आई हमेशा आर के बराबर होगा। अब देखो, अगर हम एक वृत्त की बात करें, वृत्त का यहां पर कहीं पर अगर हम केंद्र ले लेते हैं, तो तुम्हें एक बात तो नहीं भी पता है, तो मैं आपको यहां पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसके केंद्र से परिधि पे कहीं भी मिलाते हो तो क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। कहीं भी, चाहे यहां मिला दो, यहां मिला दो, या केंद्र से यहां मिला दो, ये क्या है, त्रिज्या है। और देखो, ये 8वीं में कहीं ना कहीं प्रमेय में, मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया, तो आज मैं बता देता हूं कि त्रिज्या जो है परिधि पर जब मिलाई जाती है ना, तो उस बिंदु पर हमेशा लंब होती है, हमेशा लंब होती है। हमेशा कितना अंश बनाती है, 90 अंश। इस बिंदु पर यह लंब है, 90 अंश बनाती है। इस पॉइंट पर यह लंब है, 90 अंश बनाती है। कहीं भी जो त्रिज्या होती है किसकी, वृत्त की, वह परिधि पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। यानी कहीं ना कहीं ये जो त्रिज्या है ना, ये एक तरह से हमेशा लंब होती है परिधि पर। परिधि पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये प्रमेय है। अब ये दो बातें अगर तुम ध्यान में रखो तो जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना। अब आते हैं अपने किस पे, अपने दर्पण पे। अब आते हैं अपने दर्पण पे, जरा ध्यान से समझना। ये किसी न किसी गोले का भाग होता था, किसी न किसी गोले का काट करके ही बनाया गया होता था। इसका केंद्र वक्रता केंद्र होता था और केंद्र से पी को मिला दिया तो त्रिज्या, यानी कि ये 90 अंश बना रहा होगा। और अगर हम कहीं भी मिला दें इस सी को, इसके परिधि पर कहीं भी मिला दें तो त्रिज्या मिलेगी और वह हमेशा क्या होगी, लंब होगी। याद रखना, वो हमेशा क्या होगी, वह हमेशा लंब होगी, जो यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस सी से, मान लो इस वाले पॉइंट पे मैंने मिला दिया, ध्यान देना, इस वाले पॉइंट पे मैंने मिला दिया, तो अब तुम्हें एक बात तो क्लियर हो गई कि यह जो डॉट 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 लाइन से मैंने मिलाया है इस बिंदु पर, वह इस बिंदु पर बिल्कुल लंब है। वह इस बिंदु पर बिल्कुल लंब है। क्यों? क्योंकि वह 90 अंश ही बनाता है हमेशा। और एक बात सोचो, इस बिंदु के लिए ध्यान से सोचना। इस बिंदु पर यह किरण आके गिर रही है, यह इस समय क्या है, यह इस समय आपतित किरण है, आपतित किरण है। और यह पक्का है कि परावर्तित होगी। परावर्तन का नियम कह रहा है कि कोण आई कोण आर के बराबर होगा और अभिलंब से ही बनेगा। तो यह इस पर अभिलंब कैसे खींचेंगे, इस बिंदु पर यह जो डॉट 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 लाइन से मैंने दिखाया है, जो कि त्रिज्या है, जो कि लंब होता है, तो अगर यह लंब है तो इस बिंदु पर यही फिलहाल अभिलंब है, यही नॉर्मल है। तो अभिलंब से यह जो कोण बना है, यह कोण आई है, तो इस अभिलंब से ही यह जो परावर्तित होकर के जा रही है, यह कोण आर बनाएगी और कोण आई बराबर कोण आर भी होना चाहिए। अगर देखो यह परावर्तन के पश्चात इधर जाती तो इस पर लंब कहाँ मिलता, यहां पर लंब मिलता नहीं मिलता। परावर्तन का भी नियम कहता है कि कोण आई कोण आर के बराबर होगा और कोण आई अभिलंब से नापा जाएगा और कोण आर भी अभिलंब से नापा जाएगा और आई और आर को बराबर होना है। तो इस अभिलंब से यही एक रास्ता बचता है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान, मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के थ्रू इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये किरणें इसीलिए इधर को जाती हैं। नहीं तो शेप का तो मैटर है ही, जो इसका आकृति है वह खुद इसको इसी दिशा में स्लिप करता है, वह अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको बहुत ही गहरी बात मैंने बताई है। ऐसे ही सेम ध्यान देना, अगर ऐसे ही मैं उत्तल दर्पण की बात कर लेता हूं, उत्तल दर्पण में भी अगर केंद्र से मैं परिधि पर कहीं भी मिलाता हूं तो यह लंब होगा। इसको मैं आगे अगर ऐसे बढ़ा दूं, यह जो है इस बिंदु पर, यह दिमाग में सेट हो गया होगा अब आपके कि इस बिंदु पर यह सी से जब मैंने मिला दिया तो ये त्रिज्या है, वह लंब होती है। और यह आगे तक बढ़ा दिया तो इस बिंदु पर यह लंब ही रहेगी। और अगर लंब है तो अभिलंब है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो यह आपतित किरण इस बिंदु पर आकर के गिरी है, यहां से कोण आई बना रही है। तो इसी अभिलंब से इस दिशा में कोण आर इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर हमेशा होता है। तो इस अभिलंब से इधर जाएगी तो अभिलंब से कोण आर आई के बराबर तो कभी बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको इधर ही जाना पड़ता है और वह कोण आर बनाती है। आई बराबर आर का जो परावर्तन का नियम है, वो बिल्कुल सच हो जाता है। इसीलिए इस किरण को यहां से गिरने के बाद, चूंकि यह अभिलंब है, तो इसी दिशा में जाने का मौका मिलता है।
इसी दिशा में, वही सेम कहानी इसके साथ भी है, इसको इसी दिशा में जाने का मौका मिलता है क्योंकि यह परिधि पर है। चाहो तो इसको भी डॉट 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 लाइन से अगर सी से मिला दो तो यह भी यहाँ पर एक लंब बनाएगी। यह कोण आई होगा क्योंकि यह आपतित किरण है, तो इधर ही इसको जाना पड़ेगा ताकि कोण आर इसको मिल सके, आई बराबर आर हो सके। तो इसलिए यहाँ पर मैथ्स के थ्रू भी मैंने आपको यह बढ़िया सा प्रमेय जो है कि 90 अंश एक तो बनाता है त्रिज्या, और ये जो परावर्तन का नियम है उसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यह किरणें क्यों कन्वर्ज होती हैं, क्यों यह अभिसारी है और क्यों यह अपसारी है। आई होप कि आपको अब यह डाउट कभी नहीं होगा या आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे कि सर ने कह दिया ऐसा होता है तो रट लेता हूँ। क्यों होता है मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। मैं कह रहा हूँ अगर मज़ा आ रहा होगा वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा पढ़ाने में। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और मज़ा आएगा और कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात किसकी कर ली है, फोकस की बात पूरी की पूरी खत्म कर ली है। नोट्स आपको दूंगा, आप परेशान मत होना, अभी आपको नोट्स मिलेगा। फोकस की बात होगी, 2 टर्म और रह रहे हैं, फोकस दूरी क्या होती है और द्वारक क्या होता है, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए पहले मैं आपको नोट्स ही दे देता हूं, फिर जो बाकी के आखिरी के 2 टर्म्स बचे हैं ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। वो जब नोट्स अपना एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक्चुअली वो ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, तो इसलिए वो लास्ट में अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको भी, ठीक है। पहले नोट्स देख लो। गोली दर्पण के पद, पहला मैंने एक्सप्लेन किया था ध्रुव, पोल, पी से दिखाते हैं, कैपिटल पी से क्या होता है भाई, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये फिगर आपके पास है, दोनों दर्पण है। फिर है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से दिखाते हैं। नोट्स आपके सामने है, चित्र आप देख रहे हो, ठीक है। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। और इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से दिखाते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये फिगर बना हुआ है, चाहो तो आप बढ़िया तरीके से ऐसे ही कॉपी में अपने आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो, ठीक है। बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना। और इसके बाद चलते हैं तीसरे वाले पे। ये बात हो गई मुख्य अक्ष की, वहाँ पे फिगर नहीं था, यहाँ पे फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ। मुख्य फोकस की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल फोकस, फोकस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो आ गया तुम्हारे सामने फोकस। फोकस को इंग्लिश में भी फोकस कहते हैं। बड़े वाले एफ से दिखाते हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ भी आपको नोट करना चाहिए इस चीज़ को। कैपिटल एफ से दिखाते हैं और ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त आराम से कॉपी में लिख लेना। ये फिगर बना लेना, फिगर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके जैसे मैं बना रहा था सेम वैसे ही देख करके आपको बनाना है और ये इस तरह से लिखना है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये पूरी डेफिनेशन है। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, अपना काम कर लेना। और इसके बाद आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, फोकस दूरी की। मैंने बार बार कहा है, देखो फोकल डिस्टेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, और चूंकि एफ दोनों में आ रहा है ना, फोकस दूरी को छोटे वाले एफ से दिखाते हैं। याद रखना, फोकस को मैंने क्या बताया था, ये जो फोकस है ये कैपिटल एफ से दिखाया जाता है, लेकिन फोकस दूरी जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको छोटे वाले एफ से दिखाया जाता है। छोटे वाले एफ से फोकस दूरी, छोटे वाले एफ से, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो फोकस दूरी क्या है, फोकस की दूरी जो है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल एक चीज़ तो याद रखो, दर्पण में सभी तरह की दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी तरह की दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से। तो अगर फोकस दूरी की बात करें तो कहता है दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। छोटे वाले एफ से दिखाते हैं, कोई इतनी मुश्किल वाली बात तो है भी नहीं, यहीं पे सीख लेते हैं। ये देखो ना, यहाँ पर ये पोल है और ये क्या है, फोकस है। ये सी था, पोल से सी तक चले जाओगे तो आर मिल जाएगा, लेकिन पोल से एफ तक, पी से एफ तक की ये वाली दूरी अगर नाप लोगे तो यही दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिसको छोटे वाले एफ से दिखाते हैं। यहाँ पर इस पोल से इस एफ के बीच की दूरी को नाप लेना, क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। किससे दिखाओगे, छोटे वाले एफ से दिखाओगे। पी से एफ की दूरी जो है वही फोकस दूरी है, पी से एफ की जो दूरी है वही क्या है, फोकस दूरी है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी, ये जो छोटा वाला एफ था और वक्रता त्रिज्या जो कैपिटल आर है उसमें संबंध, एक्चुअली तुम देखोगे ना तो ये एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं। यहां से यहां तक नाप लिया तो आर, और यहां से यहां तक नाप लिया तो एफ, तो जरूर कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। हाँ जी बिल्कुल इनका रिश्ता है। याद रखो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आसान शब्दों में मैं कह रहा हूं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी याद रखना फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। यानी कि छोटा वाला जो f है, यानी f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से एक लास्ट टर्म जो है उसका, जिसको हम लोग द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं,
वो देख लेते हैं। द्वारक मतलब ऐसा नहीं जैसे दरवाजा सा हो कुछ, बिल्कुल वैसा ही समझो लगभग। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। मैं आपको इस वाले फिगर में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये जो दर्पण है, ये पूरा जो दर्पण है ना, इसको कवर करने के लिए अगर एक लाइन से इसको या एक पृष्ठ से अगर इसको कवर कर दें, देखो ध्यान से पढ़ो ना क्या कह रहा है, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, व्यास मतलब एक लाइन ही तो खींचने को कह रहा है। परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि यहां पर तुम्हें क्या करना है, अगर ध्यान से ये दर्पण का ये पूरा हिस्सा है ना, तो यहां पर अगर एक देखो ये ब्लू लाइन में बना रहा हूं, ये यहां पर एक लाइन मैंने खींच दिया, व्यास जैसा मैंने अगर इसके बना दिया, तो ये जो इसका नाम भी दे देते हैं कई बार, क्या लिखा होता है, MN, है ना। यहां से लेकर के यहां तक ये जो लाइन खींची है, यही क्या है, यही आपका द्वारक है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। वैसे ही अगर हम उत्तल दर्पण की बात कर लें, तो उत्तल में भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उत्तल में भी तुम देखोगे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एक मैंने ऐसे ब्लू लाइन अगर मैंने खींच दी, इसको कवर कर दिया, तो जो मुझे वो लाइन मिली है, उस लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, या इंग्लिश में अपर्चर कहते हैं। और किससे दिखाते हैं, MN से। ये जो MN डॉट 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 लाइन मैंने बनाई है, यही क्या है, द्वारक है। तो आई होप आपको द्वारक भी समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए थे, तो आप इसको अपने और क्लास 10th के दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। लाइक तो आपको करना ही है, बिल्कुल पसंद आएगा तो कर ही दोगे, कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जितने भी स्फेरिकल मिरर के टर्म्स थे, गोली दर्पण के जो पद थे, जो कि गोली दर्पण में एक उत्तल आता था और एक कौन सा आता था, अवतल आता था, दोनों के लिए बिल्कुल डिटेल में सारे टर्म्स आपने सीख लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी कर देना, थैंक यू भेज देना, कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो उसके लिए भी आप अपना कमेंट भेज के अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।